नासा ने आखिरकार आर्टेमिस 1 मिशन को लॉन्च कर ही दिया। यह मिशन 29 अगस्त को लॉन्च होना था, लेकिन कई खामियों के कारण, कई रुकावटों के कारण इसे 16 नवंबर तक का इंतजार करना पड़ा। 11:34 से जैसे ही लॉन्च विंडो खुला, उसके बाद इसे लॉन्च कर दिया गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो पिछली तमाम खामियां थी, क्या वो दूर हो गई? तो इसी बात पे चर्चा होगी आज के वीडियो में। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को आखिर तक और समझते हैं कि आर्टेमिस 1 मिशन को लॉन्च कैसे किया गया। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, जिसका इंतजार था वो आखिरकार आज संभव हो गया, क्योंकि कई बार लॉन्च के टलने के बाद आज आखिरकार आर्टेमिस 1 मिशन को लॉन्च कर दिया गया। ये वही मिशन है जो चांद के पार जाएगा और तीसरे नंबर पर यानी कि आर्टेमिस 3rd मिशन की मदद से इंसान भी चांद पर पहुंच पाएंगे। तो इसलिए ये जो आर्टेमिस 1 मिशन है वो चांद पर इंसानों को ले जाने की दिशा में पहला पड़ाव है। और जिस तरीके से इसके लॉन्च होने में तमाम रुकावटें आ रही थी, उससे दुनिया भर के वैज्ञानिक चिंतित थे, क्योंकि इससे पहले 2 बार हरिकेन आया, एक हरिकेन इयान और अभी हाल में ही हरिकेन निकोले। इन दोनों तूफान के कारण भी इस मिशन को लॉन्च करने में काफी दिक्कत हुई। और अब जब वैज्ञानिकों ने इसे लॉन्च कर दिया है तो वो ये उम्मीद जता रहे हैं कि ये पूरा मिशन बिल्कुल सक्सेसफुल तरीके से चलेगा और वो तमाम जानकारी जो नासा के वैज्ञानिक चाहते हैं वो तमाम जानकारी मिलने वाली है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि ये जो लॉन्च हुआ है, क्या उससे आने वाले दिनों में चांद पर पहुंचना इंसानों के लिए आसान होने वाला है। और साथ ही इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, तमाम बाधाओं को पार करते हुए आखिरकार आर्टेमिस 1 मिशन चांद के सफर पर निकल चुका है। आज ठीक 12:17 दोपहर में फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कैंपस 39B से SLS रॉकेट ने उड़ान भरी। लॉन्च के लगभग 8 मिनट बाद कोर स्टेज के इंजन कट गए और कोर स्टेज बाकी रॉकेट से अलग हो गया। आपको बता दें कि SLS रॉकेट को 5 सेगमेंट वाले बूस्टर से लॉन्च किया गया है, जिसमें से 4 में RS-25 इंजन लगे हैं। ये इंजन बेहद आधुनिक और ताकतवर है। इसी की मदद से आर्टेमिस का रॉकेट केवल 90 सेकंड में ही पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर पहुंच गया। इसके कुछ सेकंड बाद ही सॉलिड बूस्टर्स रॉकेट से अलग हो गए। इसके बाद RS-25 इंजन करीब 8 मिनट बाद अलग हो गया। इसके बाद अगले चरण में बाकी बूस्टर्स अंतरिक्ष में आगे की यात्रा के लिए सर्विस मॉड्यूल और स्पेसशिप को एक जरूरी स्पीड देने के बाद उससे अलग हो गए। आपको बता दें कि ये गति देने वाले बूस्टर्स असल में क्रायोजेनिक प्रोपल्सन स्टेज हैं। ओरियन स्पेसशिप अपने सर्विस मॉड्यूल के साथ क्रायोजेनिक प्रोपल्सन स्टेज से लॉन्च के 2 घंटे बाद अलग हो गया। इसके बाद 10 छोटे सैटेलाइट्स यानी क्यूब सेट्स को अंतरिक्ष में तैनात करने का चरण शुरू हो गया। ये छोटे छोटे सैटेलाइट्स इस मिशन के दौरान ओरियन की यात्रा और सुदूर अंतरिक्ष की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। इस दौरान ओरियन अंतरिक्ष यान धरती से चंद्रमा की ओर अपनी यात्रा को जारी रखे हुए है। सर्विस मॉड्यूल को यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बनाया है। यह मॉड्यूल ही ओरियन का मुख्य प्रोपल्सन सिस्टम है, जो उसे ताकत देता है। ओरियन स्पेसशिप चंद्रमा के सबसे नजदीक 97 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा, यानी चंद्रमा पर इसकी कक्षा अंडाकार होगी। अपोलो 13 मिशन ने चंद्रमा की सतह से सबसे अधिक 48,000 किलोमीटर की यात्रा की थी, लेकिन ओरियन उससे भी आगे जा रहा है।
ये पहली बार होगा जब इंसानों के लिए बनाया गया कोई अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में इतनी दूर जाएगा। ये मिशन के दौरान धरती से चंद्रमा तक पहले 4.5 लाख किलोमीटर की यात्रा करेगा। उसके बाद चंद्रमा के फार साइड यानी अंधेरे वाले हिस्से की तरफ 64,000 किलोमीटर दूर जाएगा। ओरियन स्पेस सिर्फ बिना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जुड़े ही इतनी लंबी यात्रा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान होगा और वहां से वो सकुशल वापस भी आएगा। जैसा कि आपको पता ही है कि आर्टेमिस मिशन 1 को सबसे पहले 29 अगस्त को और उसके बाद 3 सितंबर को लॉन्च करने की योजना थी, लेकिन तकनीकी खराबी और खराब मौसम के कारण दोनों बार इसके लॉन्च को टालना पड़ गया। नई तारीख के तौर पर 14 नवंबर को इसे लॉन्च करने की तैयारी चल रही थी, लेकिन एक बार फिर निकोल तूफान के चलते उसे टालना पड़ गया और आखिरकार आज यानी 16 नवंबर को भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:17 पर इसे लॉन्च कर दिया गया। हालांकि आज भी इसकी लॉन्चिंग से पहले कुछ तकनीकी बाधाएं आई। इसके कारण इसके प्रस्तावित समय से कुछ मिनट की देरी से इसे लॉन्च किया गया। नासा ने बताया कि तूफान की वजह से स्पेसक्राफ्ट का एक पार्ट ढीला होकर निकल गया था, हालांकि उसे जल्दी ही फिक्स कर दिया गया। इससे पहले सुबह से ही रॉकेट में एक बार फिर हाइड्रोजन लीकेज की समस्या आई थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने उसे भी समय रहते सही कर दिया। आपको बता दें कि आर्टेमिस मिशन अपने साथ इंसान के पुतले और स्पेशल स्पेस सूट भी ले जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि वैज्ञानिक इन इंसानी पुतलों और स्पेस सूट पर पड़ने वाले अंतरिक्ष के रेडिएशन के प्रभाव का अध्ययन करना चाहते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि नासा 2025-2026 तक चंद्रमा पर इंसानों को भेजने की योजना बना रहा है और इस यात्रा को इंसानों के लिए बेहद सुरक्षित बनाना उनके लिए बड़ी चुनौती है। मिशन का अंत ओरियन स्पेसशिप के धरती पर लौटने के बाद होगा। इस दौरान यह कुल 20,92,147 किलोमीटर का सफर तय करेगा। यह मिशन 25 दिन 11 घंटे और 36 मिनट का है। यह 11 दिसंबर को वापस पृथ्वी पर लौटेगा। अंतरिक्ष से धरती पर लौटने के लिए ओरियन चंद्रमा की ग्रेविटी का लाभ उठाएगा। वो चंद्रमा का दूसरा चक्कर लगाने के बाद अपने इंजन को ऑन करेगा और चंद्रमा की ग्रेविटी से बाहर निकलेगा ताकि धरती पर वो सही समय और सही जगह पर वापस लौट पाए। ओरियन धरती के वायुमंडल में पहुंचने से पहले करीब 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौट रहा होगा, लेकिन वायुमंडल में ये 480 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आएगा। उस समय इसे करीब 2800 डिग्री सेल्सियस के तापमान का सामना करना पड़ेगा। ऐसा वायुमंडल में आते ही घर्षण की वजह से होगा। यहाँ पर उसके हीट शील्ड के परफॉर्मेंस की जांच की जाएगी। समुद्र के पास आने से 25,000 फीट ऊपर स्पेसक्राफ्ट के 2 पैराशूट खुलेंगे जो इसकी गति को कम करके 160 किलोमीटर प्रति घंटा कर देंगे। इसके थोड़ी देर बाद इसके मुख्य 3 पैराशूट खुल जाएंगे जो इसकी रफ्तार कम करके 32,000 किलोमीटर प्रति घंटा कर देंगे। तब ये सैन डिएगो के पास प्रशांत महासागर में स्प्लैश डाउन होगा। नासा के एक्सप्लोरेशन ग्राउंड सिस्टम की लैंडिंग और रिकवरी टीम प्रशांत महासागर में पहले से ही तैनात रहेगी। वो ओरियन स्पेसशिप लैंडिंग के बाद उसे उठाकर नौसेना के एम्फीबियस पोत पर रखेगा। नौसेना के गोताखोर और अन्य इंजीनियर स्पेसक्राफ्ट को बांधकर पोत पर रखेंगे और उसे वापस लेकर कैनेडी तक जाएंगे। फिर स्पेसशिप की कायदे से जांच पड़ताल की जाएगी। आपको बता दें कि नासा ने आखिरी बार 1972 में अपोलो मिशन को चंद्रमा पर भेजा था। इसके 50 साल बाद मून मिशन की लॉन्चिंग की जा रही है। अगर इस मिशन पर किए गए खर्च की बात की जाए तो इस प्रोजेक्ट पर अब तक $37 बिलियन यानी 2,949 अरब रुपये खर्च किए जा चुके हैं।
तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरीके से आखिरकार ये आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च हो गया और इसके लॉन्च होने के बाद वैज्ञानिक बेहद उत्साहित हैं, क्योंकि अब वो इसके हर चरण पर नजर रखे हुए हैं और साथ ही ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो तमाम बाधाएं आई थी उसके बाद किस तरीके से ये आर्टेमिस 1 मिशन परफॉर्म कर रहा है और क्या जैसा कि वैज्ञानिकों ने पहले से सोचा हुआ है, जैसा कि प्लान किया हुआ है, उसके मुताबिक ये आर्टेमिस 1 मिशन परफॉर्म कर सकता है। और साथ ही जो उन्होंने तय किया है कि 26 दिनों के बाद ओरियन कैप्सूल वापस पृथ्वी पर लौटेगा, तो उसको किस तरीके से सफलतापूर्वक इस मिशन के तहत वापस पृथ्वी पर लाया जाए, इस तमाम तैयारियों में वैज्ञानिक अब आज के बाद से जुट जाएंगे। साथ ही वो ये भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार चंद्रमा के जो बैक साइड की बात होती है, जो डार्कर एरिया की बात होती है, वहां पर किस तरीके की हलचल है और वहां पर क्या हो रहा है। साथ ही इस मिशन से ये भी अंदाजा लगाया जाएगा कि जिस साइट की बात की जा रही है कि जहां पर लैंड होना है इंसानों को, उस जगह पर क्या वाकई लैंडिंग संभव है, और अगर वहां लैंडिंग संभव है तो वहां से किस तरह की अहम जानकारियां वैज्ञानिकों को मिल सकती है। इन तमाम चीजों पर इस आर्टेमिस 1 मिशन के तहत नजर रखी जाएगी और जानकारियां जुटाई जाएगी। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।